आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जो कि सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में जाबाज किसान भी है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में राखी से पहले खास पहल की गई। दरअसल यहाँ की कुछ लड़कियों और महिलाओं ने सेना के जवानों के लिए राखियां तैयार की। इन राखियों को जम्मू कश्मीर में भेजा जाएगा ताकि जो जवान अपने परिवार से दूर राखी मना रहे हैं और जिनकी बहन नहीं है वो भी अपनी कलाइयों पर राखी बांध सकें। बताया गया कि यहाँ इको फ्रेंडली चीजों से ये राखी तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाढ़ के बीच एक किसान ने ऐसी मिसाल पेश की जिसकी चर्चा हर तरफ है। दरअसल यहाँ इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। इसी वजह से हर्रई में भी तेज बारिश के चलते नदी में अचानक पानी बढ़ गया। ऐसे में किसान रूप सिंह अपनी बैलगाड़ी के साथ पुल पर खड़ा था कि तभी तेज बहाव में बैल अनियंत्रित होकर आगे बढ़ गए और बैलगाड़ी पानी में बह गई। फिर भी रूप सिंह ने बिना अपनी जान की परवाह किए बैलों को गाड़ी से अलग किया और उन्हें तैराकर सुरक्षित बाहर निकाला। ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हरियाणा के गुरुग्राम में एक छात्र ने स्पेशल पेशेंट को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल 11वीं में पढ़ने वाले प्रणीत खेतान ने एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस तैयार किया है जो स्पेशल चाइल्ड या स्पेशल पेशेंट की भाषा को बिल्कुल साफ कर देता है। अमूमन स्पेशल चाइल्ड जो बोलते हैं कई बार वो साफ समझ में नहीं आता, लेकिन दावा है कि ये डिवाइस काफी मददगार होगा। इस एआई डिवाइस का नाम पैरास्पीक रखा गया है। अभी ये एक प्रोटोटाइप है जिसकी कीमत 2000 रुपए रखी गई है। प्रणीत ने 28 पेशेंट के 1407 सैंपल रिकॉर्ड किए। उसके बाद इस डिवाइस को तैयार किया। इसे तैयार करने में प्रणीत को 1 साल का वक्त लगा। मेरी स्कूल एक फील्ड ट्रिप पे लेके गई थी हमको, और मैंने देखा था कैसे जिन लोगों को पैरालिसिस होता है, जिन लोगों को पार्किंसंस होता है, जिन लोगों को सीओपीडी होता है, वो बोल नहीं पाते एंड वो जो भी उनके आसपास है उनको समझ नहीं पाते। एंड इसी को देख के मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं कोई मशीन लर्निंग सिस्टम बना पाऊँ जो इनकी बोलती को समझ पाए। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर यूपी में कई जगहों पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। प्रयागराज में भी ऐसा ही मनमोहक नजारा देखने को मिला। यहाँ संगम, लेटे हनुमान मंदिर और दूसरी जगहों पर जिला प्रशासन की ओर से फूलों की बारिश की गई। उधर वाराणसी में भी बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में जमकर भक्त उमड़े। वहाँ भी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा हुई। न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं आज की एक बड़ी और अच्छी गुड न्यूज की ओर। जी हाँ, दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 700 करोड़ की पुनर्विकास योजना का ऐलान किया है और कहा है कि किसी को बेघर नहीं किया जाएगा, सबको पक्का घर मिलेगा क्योंकि सरकार का पहला फर्ज है कि वो अपने सबसे कमजोर वर्ग को साथ खड़ी हो। मुख्यमंत्री के इस ऐलान को दिल्ली में झुग्गीवासियों की दशकों पुरानी मांग के समाधान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राजधानी के शालीमार बाग इलाके में रेलवे फाटक के पास बनी एक झुग्गी बस्ती का वो दौरा करने पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम 700 करोड़ रुपए देंगे ताकि जिनके घर लिए जा रहे हैं उन्हें पक्का मकान दिया जाए। आप इस बात को, इस बयान को किस तरह देखते हैं? यहाँ ही बना के देंगे, कहीं और कहीं फेंकेंगे हमारे को। आज हमारे यहाँ पे हर चीज की सुविधा है। पानी यहाँ पे, सीवर यहाँ पे, बिजली यहाँ पे, हॉस्पिटल यहाँ पे है, पर एयरपोर्ट यहाँ पे है, बस अड्डा यहाँ पे है। हमारे को हर चीज की सुविधा यहाँ पे है। अगर हमारे को यदि जब जगह फेंका जाएगा तो हमें समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। मेरा नंबर तो मैं कहीं भेजे नहीं, हमें ये ठीक है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे और सबसे अच्छा है यहाँ। कभी भी हम रोड पे नहीं आए, हमारे बच्चे रोड पे नहीं आए, तो फिर हम जब सेफ से रह रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी सरकार में राजधानी दिल्ली में जिन लोगों की झुग्गी बस्तियां विकास के लिए तोड़ी गईं या उन्हें उनके स्थान से हटाया गया था, उनके लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए दिल्ली सरकार ने 700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। कहते हैं दिल्ली की झुग्गियों तक सरकार इलेक्शन के ठीक पहले ही पहुंचती है। तमाम नेता आते हैं, तमाम वादे करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस बार बहुत पहले ये कह दिया है। हाल ही में सीएम का खुद बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी दिल्ली में स्लम एरिया को हटाते हैं, झुग्गियों को हटाते हैं, तो वहाँ के लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे। इसके लिए
700 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। आपको हम बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पंजाबी बाग में और ये एक स्लम बस्ती है और कहते हैं कि साल 1922 में ये बस्ती बसाई गई थी, तब से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन इन गलियों में भी, इन सकरी गलियों में सिर्फ चुनाव के वक्त लोग पहुँचते हैं। अब जब ये ऐलान किया है सीएम ने, तो लोग इसे किस तरह से देखते हैं? क्या उनके मन में कोई नई उम्मीद है कि अगर यहाँ से हटाए गए तो एक बना बनाया पक्का मकान मिलेगा, या फिर से इन्हें लगता है कि कुछ और है? दिल्ली के शालीमार बाग में रेलवे फाटक के पास बनी झुग्गियों को 15 दिन में हटाने का नोटिस मिला है। नोटिस मिलने के बाद वहां रहने वाले लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि सभी को अपना घर टूटने का डर सता रहा है। इस बीच रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस इलाके का दौरा किया। शालीमार बाग की झुग्गी बस्ती में जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची तो सैकड़ों लोग उनसे मिलने पहुंचे। लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का मकसद सिर्फ बस्ती हटाना नहीं, बल्कि बस्ती को बेहतर बनाना है। हम झुग्गी नहीं मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। मुख्यमंत्री ने इलाके में रह रहे लोगों को भरोसा दिया कि किसी को बेघर नहीं किया जाएगा और पात्र लोगों को दिल्ली सरकार पक्का मकान देगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार पहले ही रेल मंत्रालय से बातचीत कर रही है ताकि जमीन पर अधिकार और पुनर्विकास की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। अंकल, आप क्या नाम है आपका? विनोद। आप कब से हैं यहाँ पर? 60 साल तो मेरे को ही हो गया, मेरी उम्र। ये बस्ती कितनी पुरानी है? मैं कह रहा हूँ 1922 का क्लब है ये, 1922 की है ये झुग्गियाँ। ये 1922 की झुग्गियाँ हैं। आज़ादी के पहले की है? आज़ादी से पहले की है ये। अब कभी इनमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? किसी ने हटाने की बात तो नहीं की? अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक तो नहीं की, लेकिन अब डीडीए क्योंकि सोच रहा है कि जितने भी स्लम्स हैं उनको हटाया जाए, और खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम 700 करोड़ रुपए देंगे ताकि जिनके घर लिए जा रहे हैं उन्हें पक्का मकान दिया जाए। आप इस बात को, इस बयान को किस तरह देखते हैं? यहाँ ही बना के देंगे, कहीं और कहीं फेंकेंगे हमारे को। कहीं और बना के देंगे? वो तो गलत है ना, फिर यहाँ ही बना के दे तो जब सही है। आपको क्या लग रहा है कि अगर इन बस्तियों को हटाया जाए, दिल्ली में कहीं भी बस्तियों को हटाया जाता है तो वो कह रहे हैं कि हम पक्के मकान उनको बनाकर देंगे, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री ने खुद कहा है। देखो जी, मुख्यमंत्री ने क्या कहा है हमें नहीं पता। मोदी जी जिस टाइम पहला इलेक्शन लड़े थे, मोदी जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मोदी जी का कहना ये है, और ये जो रेखा गुप्ता जी जो बैठे हैं इनका भी कहना है, या तो पहले हमें आशियाना बना के दिया जाए, फिर हमसे यहाँ से हटाया जाए। प्रत्येक चौखट जो है, प्रत्येक परिवार को हमारे को आशियाना मिले, हमारे लोगों को कोई आपत्ति नहीं। यहाँ ही नहीं, पूरी दिल्ली के जितने भी निवासी हैं उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर पहले उनको बना के दे दिया जाता है तो सब चीज़ की सुविधा जैसे कि हमें यहाँ मिल रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, शालीमार बाग स्थित फाटक वाली झुग्गी का दौरा कर स्थानीय लोगों से संवाद किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने झुग्गियों में रहने वाली भाई बहन को पक्के और सुरक्षित मकान का जो संकल्प लिया है, वो सामाजिक न्याय और गरिमामय जीवन का संकल्प है। हम सब जानते हैं कि वर्षों तक चली पूर्ववर्ती सरकारों में न नीति स्पष्ट थी, न इच्छा शक्ति, पर अब स्थितियां बदल चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 700 करोड़ रुपए के बजट से केवल घर ही नहीं, बल्कि झुग्गी वाले इलाकों में मूलभूत सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। मसलन सड़क निर्माण, पानी की आपूर्ति, सीवर और नाली व्यवस्था, महिलाओं के लिए सुरक्षित स्नान घर और शौचालय निर्माण जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि झुग्गीवासियों को इज्जत और अधिकार के साथ जीवन देना ही असली विकास है। कब से हैं आप यहाँ पर? तो यहाँ तो मैं कोई 85 साल करीब हो गया, दादा के टाइम से। हम दादा के टाइम से? दादा को कम से कम 35 साल एक्सपायर हुए हो गए। तो अब जब ये सीएम खुद कह रहे हैं कि अगर हम आपके मकान झुग्गियाँ हटाते हैं तो आपको हम एक पक्का मकान देंगे, आप इस बात को किस तरह देखते हैं? सर, पहले जो उन्होंने बना के किसी को दिए हैं अभी तक? ये बोल तो रहे हैं कि हम सारी झुग्गियाँ नहीं हटाएंगे, कोई झुग्गियाँ नहीं हटाएंगे, पर तोड़े जा रहे हैं। खुद तो कुछ झूठे साबित हो रहे हैं ये लोग। ये तो कहाँ लगता है हमें देंगे ये लोग? ये तो वो कह रहे हैं कि हमने 700 करोड़ रुपए दे दिए हैं, पर हम किसी यहाँ परेशान भी तो नहीं करते हैं, ना किसी को तंग करते हैं, पर हम सारी सुविधा यहाँ लेते हैं और आराम से सरकार हमें देती है, पर हमें तोड़े क्यों जाते हैं? हमारे वोट क्या अवैध है? अब अगर इस यहाँ से हटाया जाए, किसी नई जगह कोई पक्का अच्छा मकान दिया जाए, तब अच्छा मकान दिया जाए, फिर वहाँ सारी सुविधा हो, जैसे यहाँ पानी है, बिजली है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल है, हॉस्पिटल है, सारी सुविधा मिले तो फिर क्या एतराज है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने झुग्गी वासियों को कार्ड बांटे थे, जिनमें वादा किया गया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भरोसा दिया था कि बिना आवास मुहैया कराए किसी भी झुग्गी बस्ती को नहीं तोड़ा जाएगा। फिर भी 6 महीने के भीतर शहर भर में झुग्गियां तोड़ दी गईं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में 2 झुग्गी बस्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का ये कदम उन लोगों के लिए बड़ी उम्मीद है जो सालों से एक पक्की छत का सपना देख रहे थे। अब देखना होगा कि झुग्गियों से शुरू हुई ये विकास यात्रा अगले चुनाव तक कितनी दूर पहुंचती है और कितने लोगों की जिंदगी वाकई बदलती है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के 3 राज्यों में हाईकोर्ट से जुड़ी अच्छी खबर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया। दरअसल अब 11 अगस्त से वहां प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लग जाएगा। मंदिर प्रशासन ने इसकी जानकारी दी और श्रद्धालुओं से पवित्र स्थल को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रखने में सहयोग की अपील की। मंदिर प्रशासन के मुताबिक किसी भी दर्शनार्थी को प्लास्टिक के बर्तन लेकर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पर्यावरण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा की बेटी को नौकरी का आश्वासन पत्र सौंपा। राजकुमार थापा मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हो गए थे। ऐसे में अब राजभवन में उपराज्यपाल ने उनकी बेटी मरीसा थापा को नौकरी का आश्वासन पत्र दिया। एलजी के मुताबिक शहीद अधिकारी की बेटी को पढ़ाई पूरी करने के बाद असिस्टेंट लॉ ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। देश के 3 राज्यों में हाईकोर्ट से जुड़ी अच्छी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश, तेलंगाना और असम में 19 हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति की गई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद राष्ट्रपति ने इन नामों पर मुहर लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर नारियों और शहीद सैनिकों की पत्नियों से मुलाकात की। दरअसल आर्मी वीमेन वेलफेयर एसोसिएशन ने इस बातचीत का आयोजन किया। इसमें राष्ट्रपति ने जांबाज जवानों की शहादत को याद किया और इन महिलाओं के योगदान को भी सराहा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में एक पौधा लगाया। दरअसल यहां वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान सीएम ने पर्यावरण जागरूकता पर जोर दिया और इससे जुड़ी जानकारियां भी ली। ये कार्यक्रम वन विभाग की ओर से आयोजित किया गया। राज्य सरकार ने इस साल प्रदेश में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। और न्यूज वक्त में अब बात करते हैं सावन के तीसरे सोमवार की। आज का दिन बेहद पावन है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा का ये विशेष अवसर है। लिहाजा देश भर के शिव मंदिरों में तड़के से ही महादेव के दिव्य दर्शन, पूजन अर्चन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव के नीलकंठ, नटराज और महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। आज सावन का तीसरा सोमवार है, यानी आज का दिन देवों के देव महाधिदेव शिव के भक्तों के लिए बेहद शुभ है। महादेव के भक्त सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे, जिससे मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दी। देश भर के शिवालयों में बम बम भोले और हर हर महादेव की जयकार के साथ श्रद्धा का समंदर उमड़ पड़ा। सावन के तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों सहित तमाम शिव मंदिरों में महादेव के जलाभिषेक, दर्शन और पूजा अर्चन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। काशी से लेकर उज्जैन और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव का अभिषेक हुआ तो उज्जैन में महाकाल का भव्य रुद्राभिषेक किया गया और भस्म आरती उतारी गई। इसी तरह देवघर में भक्तों ने भगवान बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। वहीं दिल्ली में चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी और मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी आस्था का सैलाब दिखा।
ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं, जहां पैदल यात्रा मार्ग खुलने के बाद भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सावन का सोमवार होने के कारण बाबा का जलाभिषेक करने के लिए भक्त भारी संख्या में केदारनाथ धाम पहुंचे। हालांकि लगातार बारिश, लैंडस्लाइडिंग और कठिन चढ़ाई से थोड़ी मुश्किलें जरूर आईं, वहीं केदारनाथ धाम में इन दिनों ठंड का भी काफी असर है। इसके बावजूद बाबा के भक्तों के उत्साह, जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं आई। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के दरबार में उनके दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सावन के सोमवार को बाबा के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु देर रात से ही कतारों में लगे नजर आए। मंदिर में मंगला आरती के बाद से बाबा विश्वनाथ का दर्शन शुरू हुआ तो काशी नगरी हर हर महादेव और बोल बम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी। भक्तिमय माहौल में बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे शिव भक्तों और कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। सावन के सोमवार के अवसर पर हर ज्योतिर्लिंग पर देवाधिदेव महादेव की आराधना का अलौकिक और अद्भुत दृश्य नजर आ रहा है। चाहे गुजरात में स्थित सोमनाथ धाम हो या झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम या फिर उज्जैन में महाकाल का दरबार, हर मंदिर में मंत्रोच्चारण और स्तोत्र पाठ के साथ भोले बाबा के जलाभिषेक और पूजा अर्चना की गई। महाकाल के दरबार में सुबह भस्म आरती की मनमोहक छटा देखने लायक थी। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं को बाबा के इस अनूठे अनुष्ठान में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत भीड़ थी, लेकिन भगवान की कृपा थी, सबसे आगे बैठने का मौका मिला और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य है कि आज हम सब पूरे परिवार यहाँ पे महाकालेश्वर जी का दर्शन किए हैं। मैं तो महाकालेश्वर जी से यही प्रार्थना की हूँ कि मेरे क्षेत्र वासियों को, मेरे प्रदेश वासियों को स्वस्थ रखे, सुख समृद्धि, उनके जीवन में सुख समृद्धि आए, यही कामना की हूँ मैं। जय महाकाल, जय श्री महाकाल। हमें सुबह भस्म आरती की बहुत अच्छा लगा, हम बहुत धन्य धन्य हो गए। जय महाकाल, जय महाकाल। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर प्रयागराज के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। यहाँ के प्राचीन और पौराणिक मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो भक्त हैं यहाँ पर अपने हाथ में बेलपत्र, धतूरा, दूध और भगवान को जो पसंद चीजें हैं वो लेकर के यहाँ पर आए हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। हरिद्वार के कनखल में शिव की ससुराल दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में भी शिव भक्तों की कतार दिखाई दी। मान्यता है कि सावन के सोमवार को यहाँ भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव कनखल में अपने ससुराल में विराजते हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी सावन के तीसरे सोमवार पर शानदार सजावट की गई। इस मंदिर में उमा महेश्वर, भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमा के दर्शन, पूजन और जलाभिषेक के लिए भारी तादाद में शिव भक्त पहुंचे। वहीं मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। सावन के सोमवार के अवसर पर मंदिर की सजावट की अनूठी छटा देखते ही बनती है।
वैसे तो 12 महीने बाबुलनाथ मंदिर को सजाकर रखा जाता है, लेकिन जब बात श्रावण और शिवरात्रि की हो रही हो तो मंदिर का नज़ारा कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। जी हाँ, श्रावण का तीसरा सोमवार, लेकिन आज खास बात ये भी है कि मुंबई के मराठी मानुस और महाराष्ट्र लोगों के लिए ये पहला श्रावण का सोमवार है और ये भी एक बड़ी वजह है कि एक बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। अमूनन यहाँ के जो सेवाकार हैं वही सेवा में जुटे हुए होते हैं, लेकिन आज भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुंबई पुलिस की तरफ से भी एक बड़ी संख्या में जवान यहाँ पर तैनात हैं। महाराष्ट्र में बीड के परली में बैजनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। मंदिर परिसर में हर हर महादेव की जयकारों की गूंज से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल और दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। न्यूज सद पर आ गए धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 572 अंक लुढ़ककर 80,891 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 156 अंक खसला, ये गिरकर 24,681 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 500 रुपये सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 98,020 रुपये पर आ गई। वहीं चांदी भी 1,000 रुपये फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 1,13,000 रुपये हो गई। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 15 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 86 रुपये 67 पैसे हो गई। काइनेटिक ग्रीन ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर काइनेटिक DX को लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसे 2 वेरिएंट DX और DX प्लस में पेश किया है। दावा है कि काइनेटिक DX EV सिंगल चार्ज में 116 किलोमीटर की रेंज देता है और इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 3 राइडिंग मोड, रेंज, पावर और टर्बो दिए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत करीब 1,11,000 रुपये रखी गई है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारतीय रेलवे की। रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, जिसकी वजह से टिकटों के फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिलेगी। सरकार ने संसद में बताया कि भारतीय रेलवे ने 2.5 करोड़ से ज्यादा IRCTC यूजर ID को डीएक्टिवेट यानी कि बंद कर दिया है। रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में गड़बड़ियों को रोकने के लिए फर्जी यूजर्स के खिलाफ ये एक्शन लिया है। सरकार के मुताबिक एडवांस डेटा एनालिस्ट से पता चला है कि इन संदिग्ध यूजर्स का बुकिंग पैटर्न एक जैसा था और कॉमन यूजर्स से अलग था। रेलवे ने फर्जी यूजर ID डीएक्टिवेट करने के साथ ही रिजर्वेशन सिस्टम में डिजिटल सुधार के लिए भी योजना बनाई। रेलवे ने टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई डिजिटल सुधार किए। 1 जुलाई 2025 से सिर्फ आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर ही IRCTC की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट में एजेंट को टिकट बुक करने की परमिशन नहीं दी गई है। रेलवे के PRS यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रेलवे ने यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट सुनिश्चित करने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। वर्तमान में 89% टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं, जो कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाते हैं। रेलवे की तरफ से वैकल्पिक योजना और अपग्रेडेशन योजना के तहत वेट लिस्टेड पैसेंजर्स को कंफर्म टिकट देने की कोशिश की जाती है। इसके साथ ही मांग के आधार पर रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाती हैं और मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ती है। सरकार ने इमरजेंसी कोटा को लेकर भी बदलाव किया है। पहले इमरजेंसी कोटा के लिए यात्रा वाले दिन ही आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब यात्रा से एक दिन पहले अप्लाई करना होगा। टिकट बुकिंग में इमरजेंसी कोटा सांसद, उच्च अधिकारी, मेडिकल इमरजेंसी और सीनियर सिटीजन के लिए होता है। जाहिर है रेलवे का टारगेट टिकट बुकिंग सिस्टम को और ज़्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाना है। रेलवे के नए कदम को लेकर हमने रेल यात्रियों से बात की और उनकी राय जानी।
आप लोग जब टिकट बुक करते थे ट्रेन का तो आसानी से मिलता था? हाँ, मेरे को तो आसानी से मिल गया ये बार। जब कोई तत्काल करने बैठे तो तत्काल करने के लिए जाते हैं तो उसमें फिर पैसे फालतू देने पड़ते हैं, ऐसा है। टिकट मिल जाता है? नहीं, टिकट जब भी नहीं मिलता। कंफर्म टिकट अपने को चाहिए तो नहीं मिल पाती है। कंफर्म में क्या दिक्कत होती है? कंफर्म टिकट में वेटिंग ही हो जाती है। अब 1 मिनट के लिए खुलता है, उतनी देर में वो कितनी टिकट करेगा। सरकार ये कहेगी उन्होंने अब 2.5 करोड़ फर्जी अकाउंट बंद किए हैं। सॉरी, हाँ, 2.5 करोड़ फर्जी अकाउंट बंद किए हैं जो कि टिकट में सेंधमारी कर रहे थे। अब क्या इससे आम आदमी को, आपको आराम से टिकट मिल जाएगा, इसकी उम्मीद है? नहीं, ऐसी तो कोई उम्मीद नहीं लगती मेरे को। 2.5 करोड़ अकाउंट का बंद होना कोई उम्मीद नहीं है। नहीं है, नहीं। हाँ जी, 2 महीने पहले टिकट लेके बैठे हैं। अच्छा, हाँ, आराम से नहीं मिलता? कहाँ मिलता है, कभी नहीं मिलता। आज क्या कभी नहीं मिला? तत्काल टिकट मिल जाता है आराम से? कभी नहीं मिलता भाई। सरकार अब ये कह रही है कि 2.5 करोड़ फर्जी अकाउंट हमने बंद किए, फर्जी आईडी वाले। तो क्या अब आसानी होगी टिकट मिलने में आम आदमी को, क्योंकि 2.5 करोड़ लोग तो कम हो गए? हम कैसे कह सकते हैं, तो जब सामने पहुंचेंगे जब मालूम पड़ेगा। अभी तक तो नहीं मिला। ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ, उनसे हम पूछते हैं, जब टिकट बुक करते हैं ट्रेन का आसानी से मिल जाता है या फिर दिक्कत होती है? वेटिंग तुरंत लग जाता है? मिल जाता है। मिल जाता है। तत्काल करते हैं तो तत्काल में दिक्कत आती है। दिक्कत आती है? टिकट मिलता था आराम से? हाँ, आराम से मिल जाता है। तत्काल लेना हो तो तत्काल भी मिल जाता है, तुरंत वेटिंग नहीं लगता आपका? नहीं, मैं तो 2-3 बार जा चुकी हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। मिलना तो चाहिए, मिलना चाहिए। इतना जरूरी होता है तत्काल में टिकट मिलना? तत्काल का मतलब इमरजेंसी है। हाँ जी, इमरजेंसी के लिए मिलना चाहिए। तत्काल भी नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो ही गई। इमरजेंसी में जाना है तो फिर ये होता है कि डबल तिबल और पैसे खर्च करो, फिर जाकर मिलता है टिकट। फिर वही है, लोग कर दिलवाते हैं जैसे दिलवाना होता है। हाँ, टिकट मिल जाता है आराम से ट्रेन का? हाँ जी। तत्काल का? तत्काल का नहीं, तत्काल का नहीं मिल पाता है। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत आती है वो PN नंबर और आधार नंबर भरते भरते बुक हो जाती है। हाँ जी, अब सरकार परेशानी है। हाँ। सरकार ये कह रही है, नहीं दे रही है। सरकार ये कह रही है कि उन्होंने 2.5 करोड़ फर्जी अकाउंट बंद कर दिए हैं, फर्जी आईडी। अब उम्मीद है कि हाँ, शायद आराम से टिकट मिल जाए आपको। और आने वाले दिनों में हो सकता है, उम्मीद है जी। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि अगर आपको नॉर्मल टिकट लेना है तो भले ही आपको मिल जाए, लेकिन अगर तत्काल के लिए जाते हैं तो वो टिकट मिलना मुश्किल होता है। सरकार के दावे से लोग खुश दिखाई पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में अब एक उम्मीद जागी है कि तत्काल का टिकट भी आम आदमी आसानी से बुक कर पाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। गूगल की AI जेमिनी ऐप ने हासिल की एक और कामयाबी। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। वियतनाम की वाहन कंपनी विनफास्ट ने भारत में अपना पहला शोरूम खोल दिया। ये शोरूम गुजरात के सूरत में खुला है। विनफास्ट की पहचान इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी के तौर पर है। जल्द वो यहाँ कुछ कारें पेश करने जा रही है। इससे पहले विनफास्ट इस समय भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी तैयार कर रही है। ये प्लांट तमिलनाडु के तूतीकोरिन में है। IIT रुड़की में अंडर ग्रेजुएट बैच शुरू हो गया। इसके पहले दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ। इस मौके पर छात्रों को उनके भविष्य के लिए बधाई दी गई। वहीं इसके बाद IIT रुड़की के डायरेक्टर के पंत हॉस्टल पहुंचे, जहां उन्होंने कैंटीन और दूसरी जगहों पर छात्रों से मुलाकात की। साथ ही छात्रों को पूरा सपोर्ट करने का भरोसा दिया। गूगल की AI जेमिनी ऐप ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। दरअसल उसके एक्टिव यूजर्स की संख्या 45 करोड़ के पार पहुंच गई। इसकी जानकारी गूगल इंडिया के मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट शेखर खोसला ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने कहा कि नंबर ही सब कुछ बयां कर देते हैं। जेमिनी ऐप की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम बात करेंगे भारत की नई ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख की, जिनका नाम आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जुबां पर है। दरअसल महज 19 साल की दिव्या देशमुख ने FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस कामयाबी को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत खेल जगत की कई हस्तियों ने भी उन्हें बधाई दी है। दिव्या देशमुख शतरंज के खेल की नई वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं।
दिव्या ने जॉर्जिया के बटूमी में हुए फिडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में हमवतन कोनेरू हम्पी को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। 19 साल की दिव्या ने न केवल फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीता है, बल्कि इस जीत के साथ ग्रैंड मास्टर का खिताब भी हासिल किया है। इस जीत के बाद वो काफी भावुक नजर आई। दिव्या देशमुख नागपुर की रहने वाली है। इनके माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। दिव्या के स्पोर्ट्स की तरफ रुचि उनकी बहन के बैडमिंटन में जाने के बाद आई, लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशन में बैडमिंटन की जगह शतरंज को चुना। दिव्या देशमुख ने 5 साल की उम्र में साल 2012 में नेशनल अंडर 7 चैंपियनशिप जीती। इसके बाद दिव्या ने डरबन में हुआ अंडर 10 टूर्नामेंट जीता। दिव्या देशमुख ने 2017 में ब्राजील में हुए अंडर 12 टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। दिव्या साल 2023 में इंटरनेशनल मास्टर बनी और फिर साल 2024 में वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स अंडर 20 चैंपियनशिप जीती थी। दिव्या 3 चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुकी हैं और अब उन्होंने महिला चेस वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया है। दिलचस्प बात ये रही कि दिव्या का मुकाबला किसी गैर से नहीं, बल्कि अपनी ही हमवतन कोनेरू हम्पी से था। शुरुआती दौर में दोनों के बीच मुकाबला कांटे का रहा और बराबरी के टक्कर के साथ दोनों के बीच 34 चाल के बाद फाइनल का दूसरा राउंड ड्रॉ हो गया। हालांकि इसके बाद दोनों के बीच 15-15 मिनट का टाई ब्रेकर मुकाबला खेला गया, जिसमें दिव्या देशमुख ने हमवतन कोनेरू हम्पी को हरा दिया और चेस की नई वर्ल्ड चैंपियन बन गयी। फिडे विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल की विजेता दिव्या देशमुख को 42 लाख रुपए और उप विजेता कोनेरू हम्पी को 35,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 30 लाख रुपए की इनामी रकम हासिल होगी। इसके अलावा ये खिलाड़ी बेहद प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर गई हैं। फिडे वर्ल्ड कप में इस बार भारतीयों का दबदबा साफ नजर आया। बड़ी बात ये रही कि दोनों खिलाड़ियों ने चाइनीज बॉल को तोड़कर फाइनल में जगह बनाई। पहली बार ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने 2 भारतीय खिलाड़ी रहे। इस टूर्नामेंट की खास बात ये रही कि नॉकआउट टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचने के लिए कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख ने कई चीनी खिलाड़ियों को शिकस्त दी। कोनेरू शतरंज की माहिर खिलाड़ी मानी जाती हैं और अब इस लिस्ट में दिव्या का नाम भी जुड़ गया है। इस वक्त भारत के पास करीब 87 ग्रैंड मास्टर्स हैं, जबकि चीन के पास 45 ग्रैंड मास्टर हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो चेस में पाकिस्तान के पास केवल 1 ग्रैंड मास्टर्स मौजूद हैं। दुनिया के टॉप 100 प्लेयर्स में अमेरिका के बाद भारत के खिलाड़ियों का नाम आता है। पुरुषों के टॉप 100 में अमेरिका के 12 खिलाड़ी हैं, जबकि भारत के 10 खिलाड़ी हैं। महिलाओं के टॉप 100 की बात करें तो इसमें चीन के 14 खिलाड़ी हैं, जबकि भारत के 6 खिलाड़ी शामिल हैं। दिव्या की इस कामयाबी ने बता दिया है कि शतरंज की बिसात पर हिंदुस्तान का कोई सानी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून के इस मौसम में खूबसूरत वादियों के बीच अगर आपको ट्रेन के रोमांचक सफर का आनंद लेना हो तो मध्य प्रदेश के इंदौर का रुख करिए, जहां पाताल पानी से कालागुन के बीच पर्यटकों के लिए हेरिटेज ट्रेन चलाई जा रही है। 10 किलोमीटर के इस छोटे सफर में सैलानियों को कुदरत के अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। रिमझिम फुहारों और खूबसूरत वादियों के बीच छुक छुक चलती ये ट्रेन, हरे भरे पहाड़ों और दिलकश नजारों के बीच बहता ये दरिया धरती पर किसी जन्नत से कम नहीं है, जिसे खुद कुदरत ने संवारा है, जहां सुकून और शांति की अविरल धारा बहती है। अमूमन ऐसे नज़ारे आपने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में देखे होंगे, लेकिन ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां महू के कुदरत ने खुद इस जगह को तराशा है, जिसकी खूबसूरती मानसून के सीजन में और निखर जाती है। बारिश के मौसम में यहाँ पहाड़ खिल उठते हैं, जिसकी खूबसूरती को देखना एक अलग ही एहसास होता है और इसलिए यहाँ हर मॉनसून सीजन में पाताल पानी से कालाकुंड के बीच पर्यटकों के लिए हेरिटेज ट्रेन चलाई जाती है।
देखिए, पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल पे ये हम पातालपानी से कालाकोन स्टेशन के बीच में हेरिटेज ट्रेन चलाते हैं, जो कि एक मीटर गेज ट्रेन है और इसे मानसून में शुरू किया जाता है और इसे गर्मियों के मौसम तक चलाया जाता है। गर्मियों में इसमें बंद कर दिया जाता है क्योंकि इसमें टूरिस्ट नहीं रहते हैं। ये स्पेसिफिकली टूरिस्ट के लिए ट्रेन चलाई जाती है, जिसमें कि 2 विस्टाडोम एसी कोचेज हैं और बाकी के 4 नॉन एसी कोचेज हैं, जिसको कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट पैट्रोनाइज कर रहे हैं। पातालपानी से कालाकुंड तक ये हेरिटेज ट्रेन जर्नी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, जिसमें सफर के दौरान कई सुरंगें और झरनों का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये जो ब्रेक मिल रहा है उसमें हम बहुत सारे मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं। हमारी पब्लिक बहुत एंजॉय करती है, पूरा साल इस ट्रेन के शुरू होने का इंतजार करती है पब्लिक, क्योंकि क्या होता है कि बारिश के मौसम में जो रूट है, एक तो ये बहुत ही हेरिटेज जो बोलते हैं ऐतिहासिक है, और उसके अलावा जो वादियां हैं, जो झरने हैं, जो जंगल देखने को मिलता है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसके साथ आप फैमिली के साथ एंजॉय कर पाते हो, क्योंकि बहुत कम ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो फैमिली के साथ एंजॉय कर पाते हो। तो एक अपने आप में एक अलग और अनोखा अनुभव है। रूट पे तो पहले आया हूँ, पर बाकी हेरिटेज ट्रेन से पहली बार आया हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है। पहले बड़ी ट्रेन चलती थी जो छोटी लाइन की, उसमें ये सब व्यू देखने को इतना नहीं मिलता था। अब ये जगह जगह पे रुक रही है तो काफी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ इस ऐतिहासिक सफर का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से सैलानी भी पहुँचते हैं। इसके लिए वेस्टर्न रेलवे की ओर से रोजाना एक ट्रेन चलाई जाती है। पातालपानी रेलवे स्टेशन से सुबह 11:05 पर ट्रेन चलती है, जो दोपहर 1:05 बजे कालाकुंड पहुँचती है। 10 किलोमीटर के इस छोटे सफर में सैलानियों को प्राकृतिक सौंदर्यता का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है और फिर वापसी यात्रा दोपहर 3:30 बजे कालाकुंड से शुरू होकर शाम 4:30 बजे पातालपानी पहुंचने की है। अभी से करेक्ट 1 साल पहले भी हम आए थे इसी तारीख में, तो अभी कल ही चालू हुई है हेरिटेज ट्रेन, तो हमें पता पड़ा तो फिर हम आ गए वापस से व्यू वगैरह देखने के लिए। प्यारा एक्सपीरियंस है। वैसे यहाँ पर इस रास्ते में कुछ खाने पीने का नहीं मिलता है, बाकी तो बहुत बढ़िया जगह है, पैसा वसूल है। ककड़ी आपको पातालपानी में मिला, पातालपानी के बाद कुछ है नहीं ना, भुट्टे ककड़ी मिलते हैं हर जगह पर। बाकी बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है ट्रेन का। हालांकि यहाँ हेरिटेज ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन शनिवार और रविवार को चलाई जाती है। बावजूद इसके इस अद्भुत हेरिटेज ट्रेन सफर का क्रेज सैलानियों में जबरदस्त देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि इस हेरिटेज ट्रेन की बुकिंग 24 अगस्त तक ही फुल हो चुकी है। तो अगर आप भी ऐसे किसी रोमांचक सफर की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज़ वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।